ठीक है ना। ऑलराइट, सो प्लीज अपने पास इसको कॉपी करते जाइएगा, मैं समझाता जाऊंगा, बट यू नीड टू कॉपी दिस, ठीक है। सबसे पहली चीज, इम्पोर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। यहाँ से वी विल कंटिन्यू टुडे एंड ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। लखनऊ पैक्ट की अहमियत क्या थी, लखनऊ पैक्ट की इम्पोर्टेंस क्या थी। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने क्लास में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि मुसलमान और हिंदूज जॉइंट डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अब लिखें अपने पास, दिस वाज द फर्स्ट टाइम Hindus and Muslims, this was the first time Hindus and Muslims had made joint political demands, joint political demands। तो ये ज़रूरी क्यों था, ये ज़रूरी है, इसकी अहमियत ये थी, आज इससे पहले क्या हो रहा था, हिंदूज अपनी अपनी मर्जी चला रहे थे, मन मर्जी, और मुसलमान अपनी कर रहे थे। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि अगर आप लोगों को याद हो भाई, तो हिंदूज माइनॉरिटीज के राइट्स को हमेशा रिजेक्ट करते थे, लेकिन लखनऊ पैक्ट की एक कॉमन जो डिमांड उन लोगों ने की थी, वो ये की थी ब्रिटिश के आगे कि माइनॉरिटीज विल बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो हिंदूज ने कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि माइनॉरिटीज भी मीनिंग रखती है, माइनॉरिटीज भी अहमियत रखती हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड मेड जॉइंट पॉलिटिकल डिमांड्स। तो बेटा इसकी फर्दर अहमियत क्या है, इसको डेवलप कैसे करोगे। तो एक बात सोचो, अगर एक बंदा जाके कोई मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल को बात बोलता है, तो प्रिंसिपल के ऊपर कम असर पड़ता है, लेकिन अगर 10 बंदे जाके बोलते हैं तो असर ज्यादा पड़ता है। तो इससे हुआ क्या, जब कंबाइंड प्रेशर आया तो चांसेस बढ़ गए कि ब्रिटिश कोई ना कोई एटलीस्ट कुछ डिमांड्स तो एक्सेप्ट करेगी। तो इसको फर्दर आप ऐसे लिखेंगे, इट इंक्रीज it increased the chances that the British would now accept at least some of these demands, ठीक है। उम्मीद बढ़ गई कि अंग्रेज कम से कम एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट करेंगे। ये पहली इंपॉर्टेंस थी लखनऊ पैक्ट की। दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट, ठीक है। पहली दफा ऐसा हुआ कि हिंदू और मुसलमानों ने जॉइंट डिमांड की, और इससे ये चांसेस बढ़ गए कि अंग्रेज हमारी इस जॉइंट डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस, मुसलमानों के लिए लखनऊ पैक्ट क्यों इम्पोर्टेंट था। तो उसकी पहली वजह, एक वजह ये हो सकती है कि ये पहली दफा था कि मुसलमानों ने हमारा जो एज अ कम्युनिटी, हमारी जो एग्जिस्टेंस है इंडिया के अंदर, उसको एक्सेप्ट किया था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हिंदूज को ये एहसास हो गया था कि भाई कुछ भी हो इंडिया के अंदर, कोई भी रिफॉर्म आ जाए, मुसलमानों की राय लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी तो उन्होंने हाथ मिला के लखनऊ पैक्ट साइन किया। समझ रहे हो बात को, मुसलमानों को एक सियासी जमात के तौर पर अहमियत देनी पड़ेगी, इस चीज का एहसास हिंदुओं को हो गया था। So the second importance of Lucknow Pact was that it marked the first acceptance by the Hindus that
the degree of partition would be necessary in any self-governing India. ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, लफ्ज यहाँ पर ये रहे, हिंदूज को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ी थी क्या, दैट द डिग्री ऑफ पार्टीशन, यानी हिंदूज को इस चीज का एहसास हो गया था कि इंडिया के साथ कुछ भी किया जाए उसमें मुसलमानों की राय लेना लाजमी होगी, मुसलमानों की राय लेना लाजमी होगी, यानी मुसलमानों की राय जाने बगैर हिंदूज को एहसास हो गया कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड इम्पोर्टेंस। इससे मुसलमानों को क्या फायदा हुआ, मुसलमानों के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट था, तो आप इसको अगर डेवलप करना चाहें आगे तो ये लिख सकते हैं कि मुसलमानों को ये एक पॉलिटिकल सक्सेस थी मुसलमानों के लिए, फॉर मुस्लिम्स it was a political success, for Muslims it was a political success। ठीक है, तो ये दूसरी अहमियत हो गई लखनऊ पैक्ट, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। थर्ड, थर्ड इंपॉर्टेंस, यहाँ तक कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, इफ यू गाइस हैव एनी इशू प्लीज आस्क। नहीं, आगे चलें। ऑल राइट, यू कैन ऑफ कोर्स यूज योर माइक्रोफोन, सवाल पूछने के लिए आप टाइप की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब तक क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे दूं फिर ये पॉइंट लिखूंगा। अब तक ना मुसलमानों के पास हमेशा डिलेमा रहता था, मुसलमानों के पास हमेशा डिलेमा रहता था। भाई डिलेमा क्या रहता था, अंग्रेजों से हाथ मिलाएं, हिंदू से हाथ मिलाएं, हाथ मिलाएं तो किससे मिलाएं भाई, इनकी तरफ जाएं इनकी तरफ जाएं, हमेशा मुसलमान इस चीज में फंसे रहते थे। अब क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट की इंपॉर्टेंस ये थी, मुसलमानों को ये क्लियर आइडिया हो गया था कि उनके जो इंटरेस्ट हैं, मुसलमानों के जो पॉलिटिकल हुकूक हैं, वो ज्यादा सेफ हैं अगर वो किसके साथ काम करें, मिलकर हिंदूज के साथ। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में चेक करें तो आपको ये एहसास होगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब ब्रिटिश ने रिवर्स किया तो उससे मुसलमानों के ताल्लुकात ब्रिटिश के साथ खराब हो गए। ठीक है, मुसलमानों के ताल्लुकात अंग्रेजों के साथ खराब हो गए आफ्टर रिवर्सल ऑफ द डिसीजन ऑफ पार्टीशन। सही है, जब ये ताल्लुकात खराब हो गए तो अब मुसलमानों के पास सिचुएशन थी, वो सिचुएशन ये थी कि आया वो अंग्रेजों से हाथ मिला लें, ठीक है, ब्रिटिश से, या फिर वो हिंदू से हाथ मिला लें। लेकिन उन्होंने लखनऊ पैक्ट साइन करके हाथ किससे मिलाया, हिंदू से मिलाया। और इस चीज का उनको एहसास हो गया कि अगर हिंदूज के साथ वो बनाकर दोस्ती कर कर मिलकर चलेंगे तो वो ज्यादा फायदे में रहेंगे बनिस्बत अंग्रेजों से हाथ मिलाने के, क्योंकि अंग्रेज हमेशा हिंदूज के प्रेशर में आके ना चीजें उलट कर दिया करते थे आसान जबान में। तो आप थर्ड इसको इस तरीके से यू कैन राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंस ये थी, थर्ड इंपॉर्टेंस लिखें प्लीज, मुस्लिम्स realized Muslims realized that they need to work closely with Hindus to attain
political rights because the British, ऐसा क्यों था? क्योंकि अंग्रेजों पर हमें भरोसा हम नहीं कर सकते थे, बिकॉज द ब्रिटिश वर नॉट टू बी ट्रस्टेड आफ्टर they reversed partition of Bengal in 1911. मुसलमानों को देखें, पॉलिटिक्स के अंदर है ना बेटा, हमेशा यही होता है, आपके पास चॉइस होती है। यानी आज की अगर आप हालात देख लो, उसमें भी आपके पास चॉइस है। आप अपना, आपके पास एक वोट होता है, आप किसको कास्ट करोगे। अगर आपने नवाज शरीफ को कास्ट किया, आप इमरान खान या जरदारी को कास्ट नहीं कर सकते। अगर आपने जरदारी को कास्ट किया है, आप नवाज शरीफ या इमरान खान को कास्ट नहीं कर सकते। यानी आपको अपनी साइड चूज करनी होती है। तो इसी तरह मुसलमानों को भी अपनी साइड चूज करनी थी। तो लखनऊ पैक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि मुसलमानों ने ऐसी साइड चूज की जो बिल्कुल सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि शॉर्ट टर्म के अंदर सही थी, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो हमेशा प्रेशर में आके हिंदूज के रिवर्स कर दिया करते थे। तो मुसलमानों के जहन में ये चीज, ये इमेज तैयार हुई कि भाई अगर हमें अपनी कोई बात मनवानी है तो हमें हिंदूज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हिंदूज इतनी तादाद में हैं कि ये इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि ब्रिटिश वो बात मान ही जाती है, जैसे कि रिवर्सल का मान गई। सो दिस वाज द थर्ड इम्पोर्टेंस रिलेटेड टू द लखनऊ पैक्ट। ठीक है, और एक बात इसी में जो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, वो ये भी है कि जब इन्होंने हाथ मिलाया, लखनऊ पैक्ट साइन किया, तो उससे उनको ये भी रियलाइज हुआ, बोथ पार्टीज, आप इसको ऐड कर दीजिए, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑल्सो रियलाइज्ड, उनको ये भी एहसास हुआ दोनों पार्टीज को कि मोर और लेस दोनों के जो दुश्मन है वो सेम है, और वो है अंग्रेज। ठीक है, मोर और लेस दुश्मन दोनों के सेम है। तो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आल्सो रियलाइज दैट ब्रिटिश वर देयर कॉमन राइवल। ठीक है जी, ये तीसरी इंपॉर्टेंस है लखनऊ पैक्ट की। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। चौथी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। नहीं, ऑल राइट। अच्छा, अब पांचवी इंपॉर्टेंस के ऊपर आ जाते हैं। भाई लखनऊ पैक्ट के अंदर ओवरऑल हो क्या रहा है? हिंदूज और मुसलमान आपस में दोस्ती कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको कि लखनऊ पैक्ट was a symbol, Lucknow Pact was a symbol of Hindu Muslim unity। ठीक है, इससे क्या हुआ? which improved communal relations। याद है मैंने आपको बताया था क्लास में, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, मैंने आपको याद है क्लास में बताया था कि हिंदूज और मुसलमान आपस में कम्युनलिज्म बहुत बढ़ गया था, खास तौर पे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। लेकिन लखनऊ पैक्ट से ये हुआ कि कम्युनल ताल्लुकात आपस में अच्छे हो गए। और बेटा आपको पता है
ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्यों थी? बिकॉज कम्युनल ताल्लुकात अच्छे कराने का इस वक्त सबसे ज्यादा जो शौक था वो था कायद को। लखनऊ पैक्ट साइन करवाने के लिए दोनों पार्टीज को मिलाने वाले भी कौन थे? कायदे आजम थे। ठीक है, तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस ऑफ जिन्ना टू ब्रिंग both parties closer, to bring both parties closer। ठीक है, it was a great success of Jinnah to bring both parties closer। ठीक है भाई, so this was another importance of the Lucknow Pact। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। लखनऊ पैक्ट के अंदर हिंदूज ने मुसलमानों के लिए क्या चीज एक्सेप्ट कर ली? इंपॉर्टेंस क्या थी मुसलमानों के लिए? एक और इंपॉर्टेंस आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर मुस्लिम्स इट वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट, इट वाज इम्पोर्टेंट एज द हिंदूज agreed for separate electorate। हिंदूज अग्री कर गए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि हिंदू सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अग्री कर गए। इससे हुआ क्या? मुसलमानों के पास पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस आया। It gave Muslims political confidence। क्यों पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस? दैट देयर efforts were not useless। मुसलमानों को इस चीज का एहसास हो गया, यार हमने इतनी जो मेहनत की है ना वो रायगा नहीं गई, उसका हमें फल मिल गया। हिंदूज ने हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? सो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी लखनऊ पैक्ट की कि भाई हमारे को एक सेपरेट इलेक्टोरेट। दिस वाज द फिफ्थ इम्पोर्टेंस। छठी इम्पोर्टेंस, सिक्स्थ इम्पोर्टेंस। छठी इम्पोर्टेंस हमारे पास लखनऊ पैक्ट की आप ये लिख सकते हैं कि अब हिंदूज और मुसलमानों को इस चीज का एहसास हो गया कि सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर लाना पॉसिबल है। ठीक है, पहले ये जुमला लिखें फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। क्या लिखेंगे? बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स realized that both Hindus and Muslims realized that home rule, जिसको आप सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट was a real possibility in India, was a real was a real possibility in India। ठीक है, हिंदूज और मुसलमानों को ये इम्पोर्टेंस लखनऊ पैक्ट की ये है कि ये एहसास हो गया कि भाई हम अगर मिलकर चाहें तो जो अंग्रेज हैं उनको इंडिया से निकाल बाहर भी कर सकते हैं। Hindus and Muslims both realized that if they will work together, it is there will remain no doubt that British can be thrown out of India और Indians को self rule मिल जाएगा।
डज दैट मेक सेंस? अच्छा जी, अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता चलूं। फॉर एग्जाम्पल हुआ ये था, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जब ये लखनऊ पैक्ट साइन हो गया ना, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, सेल्फ रूल के लिए कैंपेन्स स्टार्ट की। और इसका फायदा पता है क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अंग्रेजों को फ्यूचर रिफॉर्म्स के अंदर इंडियंस के लिए ज्यादा कंसेशंस देने पड़े। डज दैट मेक सेंस? हुआ ये, जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, जब उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कैंपेनिंग स्टार्ट की तो अंग्रेजों को मजबूरन आगे के वो जो रिफॉर्म्स लेकर आए, उनके अंदर कौन से रिफॉर्म्स आए? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आए। उनके अंदर इंडियंस के लिए ज्यादा राइट्स देने पड़े। और मैं इसकी मैं आपको एग्जांपल, इसको लिखें अपने पास। फॉर एग्जांपल, तिलक started, फॉर एग्जाम्पल तिलक स्टार्टेड, क्या किया उन्होंने? कैंपेन्स फॉर सेल्फ रूल, which pressurized British and they offered more concessions. And they offered more concessions in Montfort reforms. ठीक है, so this was the importance of the लखनऊ पैक्ट। ठीक है, ये लखनऊ पैक्ट की अहमियत थी। और एक लास्ट बात करूंगा मैं लखनऊ पैक्ट के बारे में, फिर आई विल मूव ऑन, एंड दैट इज, जाहिर है अगर आप थोड़ी सी आपको हिस्ट्री याद हो या किसी से सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि एक चीज हुई थी 1920s के अंदर, जिसको कहा जाता है अमृतसर मैसेकर। अमृतसर मैसेकर की वजह से हिंदूज ने मुसलमानों से सपोर्ट अपना विड्रॉ कर लिया था। अभी हम ये थोड़ी देर में देखेंगे। तो इससे ये हुआ था कि हमारा लखनऊ पैक्ट ब्रेकअप हो गया था, यानी कि हमें ये एहसास हो गया कि भाई हिंदूज भी अंग्रेजों की तरह कभी भी पलटी मार सकते हैं, हिंदूज भी कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। तो अगेन किसके आइडियाज यहाँ पर सच्चे साबित हुए? किसके आइडियाज यहाँ पर सच्चे साबित हुए? वन एंड द ओनली सर सैयद, जिन्होंने कहा था भाई ये हिंदूज तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकते। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये एहसास हो गया कि भाई हमारी जो यूनिटी है हिंदूज के साथ, वो लंबी ज्यादा चलेगी नहीं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप अपने पास ऐसे लिखें, मुस्लिम्स realized that Sir Sayyid's ideas were genuine। कब एहसास हुआ मुसलमानों को ये? आफ्टर हिंदूज broke away from the conditions of लखनऊ पैक्ट। ठीक है, अब ये थोड़ी देर में आपको और ज्यादा समझ आएगा जब आप अमृतसर मैसेकर के ऊपर जो है ना वो हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए।
If you guys have any questions so far, please ask. All right, हम आगे चलेंगे. We'll start with Montfort reforms. ठीक है. We will start with Montfort reforms. 1 मिनट का सांस ले लीजिए. पानी पीना है, पानी पी लीजिए. मैं भी पानी ले लूं और फिर we will start with the Montfort reforms. और जब पानी पी के आप आ जाए तो चैट पे यस टाइप कर लीजिए कि आप जाग रहे हैं, सोए नहीं है. ऑल राइट. यस, लास्ट पॉइंट दिखा सकते हैं. ये रहा लास्ट पॉइंट. ठीक है, बाकी लगता है सो गए. मैम मैं एक और आपकी क्लास के बाद एक सवाल पूछूंगी आपसे इस्लामियात के मुताल्लिक है. चले आगे चलते हैं. मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स. ठीक है, ये थे क्या, किस भला का नाम है मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स? सबसे पहली बात, ये साइन कब हुए? मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म साइन किए गए थे 1919 में. साइन कह लें या डेवलप कह लें, बनाए गए थे कब? 1919 में. किसने बनाए थे? देखें भाई, उस वक्त वायसरॉय थे. वायसरॉय थे उस वक्त लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड. लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड, इन्होंने मिलकर बनाए थे. किसके साथ? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया. कौन थे? लॉर्ड मॉन्टेग्यू. लॉर्ड मॉन्टेग. ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग और लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड ने आपस में मिलकर, ये दो इम्पोर्टेंट नाम है, इसी से निकला है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स. ठीक है, या इसको आप मॉन्टेग चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स पूरा भी लिख सकते हैं. ठीक है, हुआ क्या, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. बेटा ये जो दो लोग थे ना, ये न्यायाधीश के फारिग लोग थे, इनके पास कोई काम धंधा नहीं था. ठीक है, ये बिल्कुल ये फारिग लोग थे. तो इन्होंने इंडिया आए, इंडिया का टूर किया, लोगों से मिले. लोगों से मिलने का मतलब ये है पॉलिटिकल लोगों से मिले. और उसके बाद इन्होंने अपने पास नोटिंग्स की कि भाई इंडियंस को ये चाहिए,
ऐसा ऐसा है। और फिर इन्होंने बनाए मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, फिर इन्होंने रिफॉर्म्स बनाए। डज दैट मेक सेंस? 1919 में इन दो बंदों ने ये रिफॉर्म्स दिए जिनको कहा जाता है मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। ठीक है भाई। और इसका दूसरा नाम जिस तरह मैंने आपको उसमें बताया था मोल्डे मिंटो के अंदर भी, ठीक है, इसी तरह इनका दूसरा नाम जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। मोल्डे मिंटो का क्या था? मोल्डे मिंटो का दूसरा नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इनका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। अब सवाल यह है कि इनकी मेन टर्म्स क्या थी? ठीक है, मेन टर्म्स। ठीक है, इसको प्लीज अपने पास लिखना स्टार्ट करें। पहला पॉइंट लिख ले, फिर मैं समझा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ। सॉरी। बाइकैमरल legislature was established in India in the center for the first time. अच्छा जी, ये पहला रिफॉर्म था। दिस वाज द फर्स्ट रिफॉर्म, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब सवाल ये होता है कि सर ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है क्या? देखें, बाइकैमरल, बाय का मतलब होता है टू, बाय मीन्स टू, ठीक है। कैमरल को आप समझ लें चेम्बर्स या हाउसेस, चेम्बर्स या हाउसेस, ठीक है। जिस तरीके से पाकिस्तान में भी नेशनल असेंबली है और सेनेट है। पाकिस्तान में क्या है? नेशनल असेंबली। आज भी आप देखें, वी हैव नेशनल असेंबली एंड द सेनेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं टू हाउसेस। क्या कहते हैं? टू हाउसेस। या फिर हम ये कहते हैं दिस इज व्हाट बाइकैमरल सिस्टम, दिस इज व्हाट बाइकैमरल सिस्टम। समझ गए बात? तो पहली दफा अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स इंट्रोड्यूस कराए। तो सर उस वक्त भी क्या नेशनल असेंबली और सेनेट थे? आज के पाकिस्तान के अंदर बाइकैमरल सिस्टम में तो ये दो हाउसेस हैं, तो क्या उस वक्त भी ऐसा था? यही नाम थे? नहीं, उस वक्त क्या था मैं आपको बता दूं, दो हाउसेस थे। एक का नाम था अपर हाउस, ठीक है, जिसको एक अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। अब ये अपर हाउस और लोअर हाउस क्या था? अपर हाउस को कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को क्या नाम दिया जाता था? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है जी। तो अंग्रेजों ने बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया। एक अपर हाउस, देखो भाई आज के पाकिस्तान के अंदर भी आपके पास बाइकैमरल सिस्टम है, ठीक है। इन पाकिस्तान यू स्टिल हैव बाइकैमरल निजाम, और उसके अंदर दो हाउसेस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है, नेशनल असेंबली या सेनेट। इसी तरह उस वक्त अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम कि भाई बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा। एक काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, दैट विल बी अपर हाउस। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, दैट विल बी लोअर हाउस, ठीक है। और फिर ये डिसाइड किया गया, थोड़ी इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं बात, गौर से सुनिएगा। फिर ये डिसाइड किया गया कि अपर हाउस के अंदर जो बंदे अपॉइंटेड होंगे, ठीक है,
यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, अपर हाउस के अंदर जो बंदे इलेक्ट होंगे वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होंगे, दे विल बी इलेक्टेड फॉर 5 years। जो भी बंदे इलेक्ट होंगे, जो भी हो, चाहे वो सर अलीजान हो, चाहे वो आप लोग हो, कोई भी इलेक्टेड, जब बंदे इलेक्ट होंगे वो 5 साल के लिए होंगे। कितने साल के लिए होंगे, 5 साल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया कि जो भी बंदे इलेक्ट होंगे दे विल बी इलेक्टेड फॉर 3 years। कितने साल के लिए होंगे, अपर हाउस में 5 साल के लिए, लोअर हाउस में 3 साल के लिए। अपर हाउस में 5 साल के लिए, लोअर हाउस में 3 साल के लिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये बताएं कि बंदे कितने थे, ठीक है। मीटिंग का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, आप लोग रीजॉइन कर लीजिएगा। देखें इसके अंदर टोटल 60 मेंबर्स थे, यू हैव टू रीजॉइन यूजिंग द सेम लिंक, सही है। इसके अंदर 60 मेंबर्स थे, ठीक है, इस चीज का ख्याल कर ले। इन 60 मेंबर्स में से 33 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, वोट लेकर जीतते हैं, आते हैं सीटों पर, और 27 जो है वो नॉमिनेटेड, यानी अंग्रेजों की पर्ची पर। तो ये लोग कौन से हैं, ये लोग बेसिकली पर्ची वाले लोग हैं, ठीक है। और ये बेचारे अपने मेहनत से आ रहे इलेक्टेड है, ठीक है। ये किसकी कहानी थी, ये कहानी थी अपर हाउस की। अब इसी तरह लोअर हाउस की मैं आपको सुनाता हूँ। उसके अंदर टोटल 145 मेंबर्स हैं, ठीक है जी, 145 मेंबर्स। और उसके अंदर इलेक्टेड कितने हैं, 104 इलेक्ट